इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम एक बार फिर सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इजलास में PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक समेत दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माशी मैदान में हुकूमती कामयाबियों पर तर्जुमानों को भी आगाह किया जाएगा। वागरी खसूसी बराए इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि नाम नेहाद रहनुमा का गड़ी खुदा बख्श में ना आना अंदरूनी इख्तलाफात की दास्ताने गम बयान करता है। बिलावल की तकरीर के दौरान पंडाल खाली हो गया था। बच्चे के इक़्तिदार से खेलने की जिद को गड़ी खुदा बख्श वालों ने भी पजीराई ना बख्शी। अपने पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि इस सिंध में इक़्तिदार और कारकर्दगी पापड़ और फालूदे वालों के जाली अकाउंट्स तक महदूद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मैकनॉय टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 52 रन्स पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। फहीम अशरफ ने फॉलो ऑन से बचा लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरी मैच के तीसरे दिन का रोज बारिश के बायस मुतासिर हो गया। पाकिस्तानी टीम 239 रन्स पे ही आउट हो गई। कराची में सर्द हवाओं की एंट्री। आज कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की ये लहर जुमे तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक भी जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मलका कोहिसार, मरी और गिरदोनवा के पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी, जबकि आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। मौलाना फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास 1 जनवरी को तलब कर लिया। इजलास दोपहर 1 बजे जाती उम्रा रायगंज में होगा। इजलास में PDM की तहरीक और लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की जाएगी। और सऊदी अरब की सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद PIA ने आज से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन पाकिस्तान से कार्गो लेके जाएगी। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त जाया किए बगैर हिफाजती इकदामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साल 2020 चंद रोज बाकी हैं, 2-3 दिन तक इसका साल का इख्तिताम हो जाए, फिर नया सूरज किसका तुलू होगा। 2020 में हमने क्या खोया क्या पाया, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जब भी कोई हुकूमत बनती है, जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में वही बरसर इक़्तिदार हुकूमत आती है जो पंजाब में कामयाब होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में कामयाब हुई और पंजाब में भारी अक्सरियत से कामयाब हुई और मरकज में उसने हुकूमत बनाई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ के लगभग है और पंजाब की आबादी जो 12 करोड़ के लगभग है, इस हवाले से पंजाब में क्या खोया है और क्या पाया है। पंजाब की हुकूमत की अगर बात की जाए, पंजाब असेंबली के इजलास सिर्फ इजलास की हद तक ही रहे, लेकिन उस पर अमली तौर पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो पंजाब असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 12 महीनों में पंजाब असेंबली तरीके से अपना किरदार अदा किया। जो कायमा कमेटीज थी, उन्होंने क्या अपना फॉल किरदार अदा किया, करारदादें पेश की गई, तहरीक अल्तवाकार पेश की गई, इस पर हम बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ 2020 ने महंगाई के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2020 में महंगाई कहां तक पहुंची, इस पर हम बात करेंगे। आज के नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जनाब मियां वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। NA 123 से इनका ताल्लुक है और ये आने वाले इलेक्शन में 123 के कैंडिडेट्स भी होंगे। और इनके बारे में आपको बता दूं कि ये बड़े सरगर्म कारकुन है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो दूसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मियां तारिक महमूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। और इनके बारे में आपको बता दूं, ये वो वाहिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो 6 बार पंजाब के बतौर रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब और गुजरात के इलाके में बड़ी जाफशानी के साथ इन्होंने काम किया, उसकी फलाह बहबूद के लिए काम किया। तो प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बढ़ता हूं जनाब मियां वहीद अहमद साहब की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। सबसे पहले बात करते हैं साल 2020 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये तकरीबन तीसरा साल चला। 2018 को इक़्तिदार संभाला, तो यहाँ पर जो महंगाई के तनाजुर की बात की जाए, महंगाई के तमाम तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद साहब, आपने महंगाई की बात की, देखें ये एक तो 2020 का जो सारी दुनिया के सामने है कि कोरोना ने जो किया है जी, बड़ी बड़ी मईशतें जो है ना, वो दुनिया के बहुत जो मजबूत मुल्क है उनका जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। जी जी। लेकिन उस पर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी अच्छी पॉलिसी थी कि जिस पे हमारा कम अज़ कम उस तरह से वो हाल नहीं हुआ जो दुनिया के अंदर जो उनके मेडिकल सिस्टम का हुआ, जो वहाँ पे मैशत का हुआ। तो इसमें जो सबसे भड़के जो एक बात है, एक हमें जो हम पे इतना बड़ा मलबा जो पीछे छोड़ के गए हैं, एक तो वजह वो थी, दूसरी कोरोना की थी। लेकिन फिर भी हमने उस पर काफ़ी कोशिश की है और मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये कोरोना ना आता तो 2020 जैसे हमारे कप्तान का, वज़ीर आज़म का ऐलान था कि ये तरक्की का साल होगा, लेकिन वो चूँकि हम इसमें फंसे रहे जिसकी वजह से अभी वो पोजीशन नहीं है। लेकिन आज आपके सामने है कि फैसलाबाद और सियालकोट के अंदर आज आपको मजदूर मिलना जो है ना वो भी मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे आज बिज़नेस का फैसलाबाद के अंदर काम जा रहा है। तो इसी तरह बाकी जो हमारी जो तवज्जो है वो है कि हम अपनी इंडस्ट्री को उसको और उनको वो रिलीफ दें ताजरों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आप देखेंगे इसके जो हैं वो समराज जो हैं वो पाकिस्तान और पूरे पंजाब और पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। असल में ये आज तक जो होता रहा है, जो जिन मुल्कों का कर्जों पे इंहिसार हो वो वहाँ पे कभी मजबूत काम ये हुआ ही नहीं कभी। आज तक जो काम हुआ है वो आपके सामने है कि 60 के बाद पाकिस्तान कहाँ पे था और 80 के बाद आप ले आए कि बदकिस्मती ये रही कि मेरे साथ 6 मरतबा आपने बताया कि मियाँ साहब मेंबर रहे हैं, और आप मुझे ये बताएं कि क्या बदकिस्मती इस कौम की कि जिस मुल्क के अंदर जब फौजी डिक्टेटर हो तो हालात बेहतर हो, फौजी डिक्टेटर हो तो आपकी मईशत जो है वो इंडिया से 2 गुना ज्यादा तरक्की कर रही हो, और जब आपकी सियासी गवर्नमेंट आए तो आप जो है ना वो उनसे नीचे चले जाएं। आप देखेंगे अयूब के दौर में वो जो है ना वो 2 गुना ज्यादा बेहतर थी उनसे। इसी तरह जनरल ज़िया के दौर में मुझे जरा ये बात मुकम्मल करने
जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जो है ना वो उनके बराबर रही और बेहतर दौर रहे। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे सियासी हुकूमतें आती हैं, असल वजह ये है कि ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी रहा ही नहीं है। यहाँ पे करप्शन के बाजार जो गर्म रहे हैं, हर अदारे के अंदर जो चोर डाकू कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहे। हमारा आज तक जो हम जिस बात पे इलेक्शन लड़ के आए हैं वो यही बात थी। और आज जो अगर तरक्की नहीं हो सकी या पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी रहा ही नहीं है। और जो पैसे से मियाँ साहब बेहतर समझते हैं कि पैसे से सियासत से पैसा। इस पर हम डिटेल से भी गुफ्तगू करेंगे महंगाई के हवाले से। मियाँ तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साल 2020 पार्लिमानी साल, तीसरा साल अभी ये चल रहा है, तकरीबन जून में इसका तीसरा साल कंप्लीट हो इस दौरे हुकूमत का। अब यहाँ पर आपको मैं कंसेंसस बता दूं, पंजाब असेंबली में आज जो पूरी एक साल की कारकर्दगी आपको मैं बता दूं, इस साल जो कारकर्दगी तकरीबन 300 के करीब तारीखें अल्तवाकार पेश की गई, लेकिन उसके लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा अराकीन पंजाब असेंबली को, लेकिन उस हवाले से कोई भी जवाब नहीं है। इसके अलावा 19-21 के करीब करारदादें थी जो पेश की गई, उनमें 2 करारदादें कश्मीर के हवाले से थी, वो मंजूर की गई, और फ्रांस के खिलाफ गुस्ताखाना खाकों की इशायत के खिलाफ मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर की। ये 2 करारदादें। इसके अलावा हम आते हैं इसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के ऊपर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम सुने, हमारा मकसद ये है कि पब्लिक अकाउंट पंजाब असेंबली का जो पूरा पार्लियामानी निज़ाम है ये किस तरीके से चलता है, ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चले कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है। 12 करोड़ के साथ जो 300 से ज़ायद जो अरकान पंजाब असेंबली है वो किस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं और किस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं। उसमें मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी जिक्र कर दूं और दूसरी कायमा कमेटियों के हवाले से। कायमा कमेटियों की तादाद तकरीबन नाज़रीन 41 के करीब कायमा कमेटियों की तादाद, 40 से ज़ायद, इसकी 40 के करीब आप कमेटी से लगा लें। 41 कमेटीज थी। इसके अलावा 22 कमेटीज के चेयरमैन को मुंतखब किया गया, लेकिन उसके अलावा जो 19 कमेटीज थी उस पर कोई भी अमल दरामद में किसी को भी चेयरमैन नहीं बनाया गया और ये वो कमेटियां फाल ही नहीं हो सकी। और ये पार्लियामानी निज़ाम के हवाले से बहुत बड़ी रुकावट थी और जो पार्लियामानी निज़ाम सिस्टम चलना चाहिए था वो नहीं चल सका। मियां तारिक साहब की तरफ मैं आता हूँ। मियां तारिक साहब बताइएगा, पंजाब का जो पार्लियामानी साल है इसमें जो अरकान पंजाब असेंबली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज क्या होती हैं, कायमा कमेटीज क्या होती हैं, तरीके अल्तवाकार क्या होती हैं, करारदादें क्या होती हैं, इसके अलावा कॉल अटेंशन नोटिस क्या होते हैं, अब इसकी जब पूरे साल की कारकर्दगी का तनाजुर देखा जाए वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा मियाँ साहब की बात को जो उन्होंने महंगाई के बारे में कही, मैं समझता हूँ कि 2.5 साल से ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह माशियत इस मुल्क की इन्हें मिली थी, 8 रुपये पे इमरान खान साहब बिजली का बिल जला रहे थे, ऐसे फाड़ रहे थे जी जी, और कह रहे थे कि मैं इससे सस्ती करूँगा। सिर्फ ये बता दें कि अगर 8 रुपये बिल के ऊपर ये जलसा आम में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर उसे फाड़ रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि ना जमा कराएं, आज यही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने आज से 2-3 दिन पहले स्पीच में ये कहा है कि बिजली हम और महंगी करने वाले। कभी पाकिस्तान में की तारीख में 109 रुपये डीजल हुए, ये 64 रुपये डीजल था जब मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया। आप देखिए डॉलर की क्या कीमत थी, डॉलर आज फिर महंगा हो गया और हर रोज महंगा हो रहा है। इसके बाद आप देखिए कि कोई, मैं तो कहता हूं एक प्रोजेक्ट, एक डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर को देखने, ये तो इनके बस की बात है ना। डीपीओ, डीसीओ, आईजी कितने बदले हैं। ये टोटली गवर्नेंस के ऊपर फेल हो चुकी है हुकूमत। मैं नहीं कह रहा, अब तो बैनुल अक़वामी लेवल पे भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जब आप, सबसे पहली बात है लोगों को कुछ मिले या ना मिले, लोगों को इंसाफ तो मिले। ये करप्शन की बात करते थे, आज देख ले थाना कल्चर से लेकर कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें करप्शन ना हो और लोग दीदा दानिस्त खुले दिल ले रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। अब मैं आता हूं आपके सामने, जो इन्होंने वादे सामने रखे थे, जो लोगों को सब्ज बाग दिखाए थे पीटीआई ने, जिसके ऊपर इन्होंने लोगों को खड़े होकर कहा था जी हम तो आपको देंगे 1 करोड़ नौकरी, 50,000 घर देंगे, आपको इंसाफ देंगे, ये पाकिस्तान में बाहर से लोग आएंगे जो रोजगार मांगने आएंगे जी। पाकिस्तान की जब करेंसी महंगी हो रही हो, डॉलर ऊपर जा रहा हो, तो समझो कि मुल्क की हुकूमत जो है वो करप्ट है। ये नहीं की जुबान की बातें हैं ना, किसी और की तो नहीं।
आज देखिए, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने एक पेशावर मेट्रो बस का मंसूबा बनाया, वो BIT कितना महंगा है और किस रेट पे शुरू होगा। 10 साल से इनकी हुकूमत है, कहां जाके वो खड़ा हुआ, कितने में खड़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसका कोई जवाबदार है कोई? उसके ऊपर इन्होंने कोई ऐसा कमीशन बनाया है जो निकाल के बताए कि फेलियर किसका है। मैं थोड़ी सी आपको, आपने जो कमेटियों के बारे में कहा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। जो पिछली ये एक फैसला हुआ था एक लेवल पे कि जो करप्शन एक पार्टी करती है, उसकी हुकूमत होती है, उसके जिम्मे जो बातें लगती हैं कि इन्होंने ये किया, उसके बाद जो दूसरी साइड है, एक तो होगी गवर्नमेंट साइड, स्पीकर भी उनका, चीफ मिनिस्टर भी उनका, मिनिस्टर भी उनके, सारा कुछ उनका, डिपार्टमेंट उनकी गवर्नमेंट हुई। उसके सामने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मतलब है कि डिपार्टमेंट में इन्हीं की गवर्नमेंट है, जो पैरे बनेंगे, जो इतराजात लगेंगे कि इस डिपार्टमेंट में इतने घपले हुए जी, उन घपलों की वजह से एक ऑडिट रिपोर्ट बनती, वो ऑडिट रिपोर्ट गवर्नर को पेश की जाती है। उसके बाद उसमें से जो पैरे निकलते हैं, वो पैरे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 और 2 सुनती है जी। एक ही कमेटी होती थी पहले, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1, और उसका चेयरमैन कौन होगा? अपोजिशन लीडर, मरकज में भी और सूबे में भी। पिछले 5 साल अपना जो मियां साहब थे, इनके मियां महमूद रशीद साहब जी, वो थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन 1 के। 2 में मैं भी मेंबर था, और 2 में काम ज्यादा होने की वजह से, इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, उसमें एक सब कमेटी बनाई जाती है कि वो सब कमेटी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करे। वो सब कमेटी भी मेरे पास थी, और लास्ट में मैं ही उसको कर रहा था। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि देखें, इन्होंने वो दरवाजा ही बंद कर दिया है जो एहतसाब का था सूबे का। आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ना बनी, ना उसका चेयरमैन बना। सोचिए कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। जब पिछले 5 साल ये हमसे हिसाब ले, जब इनकी हुकूमत आए तो ये अपोजिशन लीडर को चेयरमैन ही ना तस्लीम करें, इनके पास कौन सा मैंडेट है? जब देखें, आपके पास एक बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो स्ट्रेंथ इसकी मुस्लिम लीग नून की है यहां पे, उसके होते हुए इनके पास कौन सा ये था 165 PMLN के, और आगे देखिए कि PTI के 181 है, और उनका जो अपोजिशन लीडर है उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को रोकने के लिए इन्होंने कौन सा काम नहीं किया। मैं यहां पे आता हूं, स्पीकर साहब, कोई भी दुनिया का स्पीकर वो होता है जिसके हाथ में तराजू होता है, वो तोलता है। मैं कई दफा कई मुल्कों में गया हूं और मुझे पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, इसलिए कि मैं CPA की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूं जहां जमहूरियत है। और वहां पे सबसे पहले UK में मैं 2000 में गया था, तो अपोजिशन की जो स्पीकर थी वो थी, और अपोजिशन की स्पीकर इस तरह थी कि जैसे इंसाफ करना आता है। सबसे पहले स्पीकर को अपनी जो पार्टी है उसकी मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ता है कि मेरा अब पार्टी से कोई तल्लुक वास्ता है, मैं अब तराजू के साथ तोलूंगा। यहां स्पीकर साहब क्या करते रहे हैं 2.5 साल, वो इंप्लीमेंटेशन नहीं करा सके कि अपोजिशन लीडर को बिठाते और कहते कि अपना काम चलाएं। ये तो असेंबली के अंदर है साहब। मेरी थोड़ी सी बात सुन ले। एक बात आपको यहां बताऊंगा कि इस दौरान 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान पंजाब असेंबली ने बतौर पार्लियामेंटेरियन क्या किरदार अदा किया? बतौर अपोजिशन उनको भी तो अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अगर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। अब ये जो पूरे 2 से 2.5 साल के दरमियान सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान सिर्फ एहतजाज ही करते दिखाई दिए हैं, लेकिन बतौर अपोजिशन उनको अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करना चाहिए था ना। तो मियां ईद भाई साहब, मैं आपको ईद मोहम्मद भाई, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि हाउस कैसे चलता है। इस तरह चलता है जैसे ये दोनों हाउस चल रहे हैं, जैसे सेनेट चल रहा है। जब इंसाफ, मैं कहता हूँ नेशनल असेंबली है, जब आप इंसाफ नहीं करेंगे तो अपोजिशन क्या करेगी? जब एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बंदा खड़ा होता है,
और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर खड़ा होता है तो स्पीकर साहब ने उसको इजाजत देनी है ना अपनी बात करें। ऑब्वियसली। दूसरी तरफ मैं आपको मियां साहब थोड़ा सा मैं इनको जो इन्होंने बातें की हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब आपने कहा है कॉल अटेंशन नोटिस, कॉल अटेंशन नोटिस क्या होता है, तरीके इल्तवा क्या होती है, तरीके इस्तकाक क्या होती है, और रेजोल्यूशन क्या होते हैं। ये सबसे पहले कॉल अटेंशन नोटिस ये हुआ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बंदा मर्डर हो गया, डकैती हो गई है, बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है। मैं उसको देख के अखबारों को देख के मैं आके कॉल अटेंशन नोटिस बना के पेश करूंगा कि मेरे हल्के में ये वाकया हुआ। इदारों ने क्या इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट किया जाता है, वो जवाब दे कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। अब आपने जो मुझे बताया कि इन्होंने अभी तक जो तरीके इल्तवा होती है वो भी उसकी उसी तरह की होती है। सब इसी पर मैं मियां वही साहब का गुफ्तगू आपकी लंबी तक उनका भी वर्जन ले लेना, डिटेल से गुफ्तगू है जी मियां। आपने तो मियां तारिक साहब की आपने मियां साहब ने बड़ी डिटेल से बात की। असल में देखें जी अभी तो गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, हमें तो आते ही जो है ना, जैसे आपने खुद ही वो जवाब दे दिया कि पहले दिन से एजुटेशन में चले गए और जिसकी कोई वजह भी नहीं, जिसकी कोई वजह भी। और कल का आप देखें, कल एक बहुत बड़ा वाकया जो बलूचिस्तान के अंदर पेश आया है, जो कुर्बानियां वहां पे हुई हैं, जो शहादतें हुई हैं, उसको देखें। वो तो क्या मैं 5 साल से लेकर उस पे दुख की बात करने लगा हूं कि देखें कल एक जलसा हुआ, कल एक था उधर बेनजीर का जो गड़ी खुदाबख्श, हमें बिल्कुल दुख है उनका, क्योंकि वो उनको जो है ना बिल्कुल उनको शहीद कर दिया गया और वो बहुत उसके सारी कौम उस दुख में जो है ना वो शामिल है उनके साथ। लेकिन कल किसी लीडर ने वहां पे खड़े होके किसी एक बंदे ने भी बलूचिस्तान के उस वाक़े उन शहीदों के लिए कभी बात की हो, कल को कश्मीर के लिए बात की हो, फलस्तीन के लिए बात की हो, इस मुल्क की सलामती की कोई बात वहां हुई हो, स्वाय वहां पे नैब अपने रोने। और ख़ास तौर पे मैं ये बात ये कहता हूं कि ये जो इस्तीफों की बात आप आजकल बड़ा जो अहम इशू चल रहा है, जो आवाम को पता चलना चाहिए, 31 सर ये 31 कई जो है ना वो गुजर जाएंगी, इस्तीफे नहीं आने। उसकी वजह ये है कि ये तो लेने आए थे, तो अब ये देने की बात कर रहे हैं, वो देने की नहीं है क्योंकि एजेंडा नहीं है। उसकी वजह क्योंकि नून लीग का बड़ा साफ साफ वो एनआरओ, उनका एजेंडा है एनआरओ। दूसरा पीपल्स पार्टी है, वो बेहतर बार्गेनिंग की तरफ उनकी वो सारी। एनआरओ है क्या सर? एनआरओ कैसे करेंगे ये बात, इसीलिए ये काम नहीं हुआ कि वो चेयर और पार्टी में इतने अच्छे लोग हैं, किसी को लेके आए। अच्छा, मसला ये है कि वहां पे इन्होंने कोई ऐसी बात ना फलस्तीन की, पाकिस्तान की इस्लाम, ना वहां पे कोई इस्लाहात की कभी इन्होंने बात की, पुलिस की हो, FBI की हो, किसी और महकमे। वहां पे बात क्या हो रही है, मरियम की सारी तकरीर आप कल की देख लें, स्वाय वो उस बात के कि अपने बाप से और अपनी हद तक, और यही बात वो करते रहे भुट्टो साहब। वो कितनी देर बेचेंगे आप भुट्टोइज्म को? क्या है भुट्टोइज्म? क्या है कि जनाब भुट्टोइज्म ये है कि सिकंदर मिर्जा को ये कहें कि कायदे-ए-आज़म से बड़ा लीडर है, ये भुट्टोइज्म है। इस तरह वजारत ली आपने, इस तरह से आपने वजारत ली और आपने कहा कि तस्वीर कायदे-ए-आज़म की बजाय आपकी लगनी चाहिए। आज वो खत मौजूद है, ठीक है, वो अयूब को डैडी कहते रहे, ठीक है, और पाकिस्तान की मैशत का मियां साहब बेड़ा गर्क किया ही वहां पे है। जब आपको आपकी संतों को कमाया गया और जो हाल हुआ उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में, और आज वो भुट्टोइज्म की बात करते हैं। और मरियम वहां कहती हैं कि नजरिया नवाज शरीफ, क्या नजरिया? करप्शन, बताइए। मैं थोड़ी सी हम इस तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमारा खून और पसीना और हमारा जो कुछ है हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल जो हादसा हुआ जी, हम उसके ऊपर बड़े अफसरदा है। अल्लाह ताला जो हमारे फौजी जिनके साथ जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनका मकाम बुलंद करे, उनके मकाम, उनके माँ जो ख़ानदान है उनको ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला उनको उनके बच्चों को आगे लेके जाए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अब हमारे सामने सवाल क्या है, जो आपने सवाल किए मैंने तो उनका जवाब दिया। जी जी। जब गवर्नमेंट मियां साहब गवर्नर साहब के साथ हैं, अगर इनसे सवाल आप ये करें और ये जवाब अपोजिशन की तकरीरों का दें, तो फिर यही हाल है ना गवर्नमेंट का। ईद मोहम्मद साहब
सवाल ये है, हमने मैं आपसे मैं सिर्फ आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं, आप देखना आप वो चेयर करें या ना करें, इमरान खान साहब की अगर मैं खामियां गिनने लगूं, उनकी अपनी जाती जिंदगी है, मैंने तो ये देखना बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कौम को क्या दिया। मियां नवाज शरीफ इतना अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कौम को क्या दिया। आज आपके पास 2.5 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दे आपने जो कौम को दिया है जिससे लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर हुआ। आपने कोई नौकरियां दी हैं, आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है, आपने बड़े वादे किए थे, आपके लंबे चौड़े वादे हैं, आपने तो स्विस बैंक में पड़े हुए पैसे वापस करने का, खात्मा महंगाई का, सऊदीया में पाकिस्तानी कैदियों का कर्ज ना लेने का, 1 करोड़ नौकरी का, 50 थाना कल्चर, सस्ते इंसाफ, बल्दियाती निजाम, यकसा निजाम हुकूमत, सन, ये बड़े लंबे चौड़े खड़े होके वहां पे नारे लगाते। गुफ्तगू का सिलसिला इसी जारी, ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद हम पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे। पीडीएम का फेज 2, कोरोना वायरस का तो ऑलरेडी फेज 2 है, तो लेकिन पीडीएम का फेज 2 होने के लिए जा रहा है, इस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन आप हमारे साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन। मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला, 1 और 2 कैनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। फहीम एसोसिएट्स, शॉप 3C1 मेन ब्लेवर्ड, IEP टाउन लाहौर। मजीद तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें हाफिज फहीमुद्दीन 0340 680 9942। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। वेलकम बैक नाजरीन। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब मियां तारिक महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां वहीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ब्रेक पर जाने से कबल मियां तारिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। जी मियां तारिक साहब बताइएगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप उनके जो वादे थे उनका जिक्र कर रहे थे, बताइएगा। अभी जितने वादे इनके हैं, मैं ये कहता हूं कि देखें, सिर्फ इन्होंने सारा टाइम 2.5 साल जो वक्त ज़ाया किया और मुल्क का नुकसान किया, ये अपोजिशन से कीड़े निकालते रहते हैं, उनकी तकरीरों से निकालते रहते हैं, ये इनका काम है। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो एहतसाब की बात करते थे, ये तो एक छोटा सा एहतसाब नहीं बर्दाश्त कर सके कि अपोजिशन लीडर का राइट था, जो पिछले 5 साल मियां महमूद रशीद साहब खुद PSC 1 को चेयर करते रहे, और अब अगर हमजा आए, हमारी मर्जी जिसको दें, इन्हों तो खुशी से उसे उसका ऑफिस देना चाहिए था और उन्हें काम करते, ताकि जो ये गलतियां करते पिछले 5 सालों की भी वो इनकी PSC 2 में जाती या PSC 1 में जाती। पैरे आते हैं किस किस डिपार्टमेंट ने किस किस प्रोजेक्ट में कितनी
जो कितने उसने गलतियां की हैं, कितनी अगर करप्शन हुई है, गलत फंड इस्तेमाल हुए हैं, रूल के मुताबिक काम हुआ है या नहीं हुआ, उसमें से क्या क्या वायलेशन हुई है और किस किस के जिम्मे इतने पैसे डाले जाएंगे जी। अगर वो सारे का सारा काम 2.5 साल से ठप है तो ये हुकूमत में क्या कर रहे हैं फिर। एक दूसरी बात ये है, तरीके इल्तवा, कॉल टेंशन नोटिस, तरीके इस्तकाक, बाकी जो आपने कायमा कमेटियों की बात की है, मैं ये समझता हूं कि स्पीकर साहब को ये इसमें वजीर आला की मर्जी नहीं चलती। अगर स्पीकर हो तो जी, मैं एक स्पीकर साहब के साथ गया तो मैं रास्ते में मुझे पूछते हैं मियां साहब कोई बात सुनाए, मैंने कहा आप स्पीकर हैं, पहले मुझे ये बताएं। कहते स्पीकर हूं। मैंने कहा स्पीकर का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट स्पीकर, स्पीकर का खुद वजीर आला जब वहां पे पेश हो तो वो समझे कि मुझे स्पीकर पूछ सकता है। यह है जमहूरियत। जिस जमहूरियत की ये बात कर रहे हैं कि अपने आप को ये PSC 1 के सामने या PSC 1 के सामने पेश करने, फिर क्या जवाब दिया परवेज लाई ने? क्या जवाब भी है? देखें, परवेज लाई साहब ने ये 2.5 साल, मेरी बात सुनो, परवेज लाई साहब ने ये 2.5 साल जिस तरह की स्पीकरशिप की है, मैं तो समझता हूं कि हैरानगी की बात है। ये तो अगर दुनिया के नक्शे के ऊपर देखा जाए, देखिए आपने 12 करोड़ की बात की है, मैं आपके फिगर में और इजाफा करता हूं। ये दुनिया के 180 मुल्कों से ये सूबा आबादी के लिहाज से बड़ा है पंजाब, और पंजाब का स्पीकर और वो गवर्नमेंट से जवाब नहीं दे सका जी, और अपने अपोजिशन लीडर को उसकी सीट नहीं दे सका। उसे तो खुद ही रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए अगर मेरे से सही बात जमहूरियत की बात पूछते हैं। ये चले हुए हैं, मेरी बात सुने, ये चले हुए हैं, ये सारे मिलजुल के जो वो ब्लैकमेल करके अपना काम चला रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं ये फिगर देख के कि ना कमेटियां काम कर रही। कमेटी का मेरे से पूछे, आपने जो सवाल किया सुने, कमेटी ये होती है कि आपकी वजारत दाखिला की कमेटी है, आपकी एजुकेशन की कमेटी है, आपकी हेल्थ की कमेटी है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, जितनी कमेटियां हैं, आप किसी डिपार्टमेंट में लेजिस्लेशन करेंगे, वो बिल जो पेश होगा असेंबली में वो उस कमेटी के पास जाएगा, कमेटी उसके ऊपर अपनी मीटिंग करेगी, इजलास करेगी, उसके बाद उस बिल को दुरुस्त करके जो पास करके अक्सरियत राय से फिर वो असेंबली में आएगा, फिर उसके ऊपर असेंबली में बहस होगी और फिर वो फाइनल पोजीशन हासिल करेगा। तो फिर कौन सी लेजिस्लेशन रहेगी मुझे बताएं। ये जो आपने अपोजिशन का हक है, जब इन्होंने असेंबली में नहीं दिया तो आज ये हालात पैदा हुए हैं जी। अगर हमजा साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को स्पीकर मैंने कई दफा देखा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर, मैं अजीब हैरान हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा 2.5 साल में, अभी तक उन्होंने नहीं पता मैगी प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो मैं खारिज कर दूं। यार तुम्हें पता ही नहीं कि स्पीकर का अख्तियार है या आपका अख्तियार है। मियां तारिक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मियां तारिक वही साहब का कहना यह है बकौल उनके कि अगर आपके पास तैयारी नहीं तो फिर आपको इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था। अच्छा, पूरे 2.5 साल में क्या उसको जो आप जो वज़ीर आज़म के बयान की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसको गलत जो है ना वो किया जा रहा है। देखें, ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कही है, आपके सामने है, पिछले 2013 के बाद उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने कहा 3 साल के बाद हमें आपके पता चल रहा है कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि हमें करना क्या है। ये बात उन्होंने भी की है, इस तरह से नहीं, हालांकि उनकी भी पहले ये कि हमारे पास टीम है, हमारे पास एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, हम किसी से ये नहीं पूछेंगे, हम कल लगाते हुए इनको वजारतें देते हुए बाकी ओहदे देते हुए ये नहीं पूछेंगे कहाँ हमने करना, ये हमारे पास सारी टीम मौजूद है। ये बात लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने भी ये बात कही। अच्छा, असल मसला ये है कि ये हमें जो बिल्कुल दुरुस्त है, हम जो सोच रहे थे, जिस तरह की करप्शन, जिस तरह के हालात जो बेड़ागर्क हमने समझा था, उससे कुछ 400 गुना ज्यादा हमें देखने को मिला है। ये इस वजह से उन्होंने कहा, और वो जो उन्होंने बात की है वो असल में ठीक है, यहाँ पार्लिमानी निज़ाम में वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से अमेरिका के अंदर 4 माह के बाद का असल में इशारा उनका वो था, उसको गलत लिया जा रहा है कि जी हमें पता नहीं है। जो कल भी एक आपने कहा कि जलसों की बात करते हैं, वहां भी ये बात हुई कि जी वो कहता है जी मुझे पता नहीं है, हर चीज का पता है। और दूसरे नंबर पे जो आप कर रहे हैं
पहले दिन से आप तो असेंबली के बाहर असेंबली लगा के स्पीकर आप अपना बाहर बिठा के नई असेंबली लगाते रहे हैं। आपने तो पहले दिन से हमें ये काम करने ही नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि मियां साहब सबसे बड़ी रुकावट ये है आपकी। नहीं सर, देखें, इन्होंने पहले दिन से माना ही नहीं है, पंजाब के अंदर इन्होंने माना ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि करप्ट बंदों को जब तक, ये बात मैं मियां साहब से इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। इनका गिला ये तो हो सकता है कि जनाब यहाँ इसका हो रहा इसका नहीं हो रहा, ये बात हम इसके बिल्कुल हक में है कि एहतसाब जो है ना वो बिला इम्तियाज होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए। किसी महंगाई को भी कंट्रोल करना है। कंट्रोल होगी जब, मैं कहता हूँ कि मैं आपको 2020 के मैंने आपको बता दूं, सिर्फ मेन अशिया खुर्दोनोश की आपको मैं बता देता हूँ। 2020 में आटे की कीमत की बात की, आटे का थैला 805 रुपए से 1100 रुपए तक पहुंच गया, पहली बात। चीनी की कीमत 70 रुपए थी, 70 रुपए से 110 रुपए तक उसकी कीमत चलेगी। इसी तरह टमाटर की डबल सेंचुरी मुकम्मल होगी और ये एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड हो गया। वापस आए अंडों की कीमतों की बात, अंडों ने भी अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली और कभी तारीख में नहीं हुआ। और दूसरा मुर्गी का गोश्त तकरीबन 180 रुपए किलो था, वो अब 330 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये ना एक मेन चीजों की आपको बता इन हालात में जो कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया के अंदर आया, क्या महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में आई है? ऐसा नहीं है, ये सारी दुनिया के अंदर आई है और सारी दुनिया ने इसको फेस किया है। हम कह रहे हैं कि फिर वापस आया, हालांकि यहाँ पे जो कंट्रोल जहां से हो रहे थे, आपको पता है कि ये कितना जो मजबूत यहाँ पे माफिया है, आज तक उसको कंट्रोल ही नहीं किया गया। हमारा यह है कि हमारा तो नारा पहले दिन से यही है और हम यही हुकूमत ने भी इसको एडमिट किया है कि हर डिपार्टमेंट में ऐसा माफिया, इतना स्ट्रॉन्ग माफिया हमें बिल्कुल समझ मौजूद है, लेकिन हुकूमत ने उसके सामने घुटने टेके नहीं, घुटने नहीं टेके। हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखें, अभी हर महकमे के अंदर जिस तरह के लोग, जो मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि इन अदारों के अंदर वो मयार ही नहीं रखा गया। आज जो लोग जो हमारे पास बार बार होता है जी, ट्रांसफर बार बार हो रही हैं, नए से नए लोग, अब कहां से लेके आए? इनको घर भेज दें, नए लेके आए। मसला ये है कि इन्हीं में से लेने हैं, इन्हीं में से आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो लोग जो पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ मुखलस हैं, वो लोग हम उनको लगा के इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे लीडर की क्रेडिबिलिटी आपके सामने, कि उसके बारे में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उस पर कोई करप्शन का कोई एक भी ऐसा हो, तबाह हो। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हम बहुत जल्द जो है ना इस पे काबू भी पाएंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आप देखें, महंगाई में भी कमी आ रही है, उसके अलावा आपकी मैशत को बेहतरी की तरफ जा रही है। चलो वो तो होना चाहिए। मियां साहब, इमरान खान साहब की तकरीर का जब जिक्र करते, कंटेनर पर दावे किए गए, पूरी प्लानिंग की गई। अगर मैं पढ़ के सुनाऊं सारे दावे आपको जितने उन्होंने किए गए? वो पढ़ चुके हैं। मैं आपको, ये अभी लंबी लाइन है, मैं थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट सुन लें। पाकिस्तान की आबादी और आपके वफाकी वजीर बुवंजा, आपने एडवाइजर जो रखे हुए वो भी देख लें, क्या वो मुल्क के ऊपर बोझ ही सिर्फ डाल लें? अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। ये बातें सोच के करनी थी ना जी, कि जब हमारा घर ही नहीं रहेगा फिर हम क्या करेंगे? हमने ये भी बातें की हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब कहते हैं चौधरी परवेज लाइक पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। उसके पंजाब असेंबली में किसने बिठाया बतौर स्पीकर? किसने बिठाया? तो क्या वहां पे अब जो कुछ हो रहा है, ये जो आपने कहा है कि इतनी तारीख इल्तवा पेश हुई है, जवाब तारीख इल्तवा एक अहम वाकया की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है और उसका जवाब गवर्नमेंट ने देना होता है। वो प्रोविंशियल मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट से स्पीकर और असेंबली से एक लेटर लिखा जाता हुआ, ये वाकया हुआ, इतने दिन के अंदर उसका जवाब दे। जवाब देने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे कोई वाकया हुआ है, कोई बिल्डिंग खराब हो रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कोई किसी डिपार्टमेंट ने दवाई नहीं मिल रही, किसी हॉस्पिटल का, एजुकेशन, उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ नोटिस उसको कहते हैं। जो आपने कहा ना अभी, मैं उसकी भी आपको तफसील बना, एनआरओ के मैं आपको एनआरओ की भी बात बताता। एनआरओ है क्या? अभी मैं आपको, ये रोज सवाल होता है, मैं एनआरओ की एब्रीविएशन भी जरा बता दें हमारे नाज़रीन को। एनआरओ तो सुनने को मिलता है, लेकिन इसकी एब्रीविएशन भी बता दीजिए। मैं बता देता हूं, इसकी बड़ी सादा सी है,
नेशनल रिकंसिलिएशन बिल्कुल एक्ट ऑर्डिनेंस। हाँ जी ऐसे ही है जी। अब ये होता है कि ये किसी वक्त मुल्क के हालात ऐसे हों तो प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत हो तो वो लेता है। मैं माफ़ रखना मियाँ साहब, ये जो सबसे पहले जो बन्नी गाला में उनका घर है, कितने कनाल के ऊपर है, उसका कितने पैसे जमा करा के उसको रेगुलराइज कराया, प्राइम मिनिस्टर को ये काम करना चाहिए था। ये जेब देता है? माफ रखना, जब हम सब का हिसाब कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर भी तो लगाए ना। जो बात मेरे साथ, मैं मियाँ साहब को इस बात की कि उन्होंने इन बातों को इन्होंने कहा कि गलतियां हैं, मैं कहता हूं अगर गलतियां हैं तो हम गलतियों से गलतियां तो ना करें, उनको ठीक करें। ये स्पीकर चाहे तो ये 48 घंटों में 56 घंटों में जो चाहे उसके ऊपर अमल दरामद करा देते हैं। स्पीकर के पास अख्तियार है कि जिस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसे बुलाए और उसको जो ब्यूरोक्रेसी की गैलरी है उसमें बिठाए और मिनिस्टर को कहे कि जवाब दे, ये आपको फलां तारीख को तरीके इल्तवा दी थी, इसका क्या बने। वो मिनिस्टर को उठ के जवाब देना पड़ता है। अगर ये मेरी थोड़ी सी बात सुन ले मियाँ साहब, मैं जरा आपको जो लोगों तक बात पहुंच जानी चाहिए, ये लोग क्यों जाते हैं वहां पे, मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूं मियाँ साहब की वसादत से, मियाँ साहब से कि क्या 5 साल अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे उठकर मियाँ महमूद रशीद साहब को कोई रुकावट थी? बिल्कुल नहीं। कोई काम वो अपनी मर्जी के फैसले करते रहे हैं। उससे पिछले 5 साल का हिसाब भी उन्होंने लिया, इस दफा भी हिसाब लिया। हम हमजा साहब को बिठाएं, किसी और को बिठाएं, इनका कोई काम नहीं। जिसके पास अक्सरियत होगी वो बनेगा। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब को इन बातों की सबसे पहले मैं समझता हूं, अब पता नहीं वो किस काम पे मसरूफ रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो असेंबली को समझे, रूल ऑफ बिजनेस को समझे। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये समझते हैं बेहतरी की, अगर शेख रशीद को रेलवे से हटा के वजीर दाखिला बना दिया जाए तो पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। सोचिए जरा, ये जो कभी तासुर दिया गया ना, जी क्या मनपसंद लोगों को नवाजने का भी तो फिर तो अब सवाल ये है, मैं इनको बता देना चाहता हूं जो करप्शन है। देखें अभी तक इस बात का पता चला कि हमें गंदम क्यों इंपोर्ट करनी पड़ी है, इसका बात का पता चला कि चीनी एक्सपोर्ट क्यों हुई थी, इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 चीजें तो आम डेली हर आदमी की जरूरत है ना, आटा और चीनी। सवाल ये है कि जो एक्सपोर्ट होती है, सबसे पहले आज तक इनका होमवर्क ये नहीं है कि हमारे स्टोरों में गंदम कितनी है, हमें इस साल के लिए कितनी चाहिए, हमारी फसल फला महीने में आ जानी है और उसके बाद हमारी क्या पोजीशन होगी, हम अपना स्टॉक उस वक्त तक लें, हम कितनी गंदम डेली इशू करें जिससे हर जो लोग हैं हमारी उनकी जरूरत पूरी हो जाए, ताकि इस्तेकाम आ सके। इस्तेकाम आ जाए। थोड़ी सी 1 मिनट सिर्फ मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, आपके वसादत से लोगों से उनके हकूक उन्हें पता हो। जो पार्लियामेंट में इनकी बदनामी इस गवर्नमेंट की जो भी जिस तरह भी हो रही है, इन्हें हाउस को इन्होंने चलाना है, हाउस को अपोजिशन ने नहीं चलाना। अपोजिशन को जब हाउस में उनकी कमेटियों के अख्तियारात नहीं मिलेंगे, उनका PAC 1 का चेयरमैन नहीं बैठेगा, तो वो बाहर आके इजलास करेंगे, क्या करेंगे और बताएं। स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, स्टैंडिंग कमेटी का तो भट्टा ही बैठ गया ना। अब मैं थोड़ी सी मियाँ साहब को एक बात, आपने जो कमेटी की बात की है, एक बनती है स्पेशल कमेटी। हाँ जी। फर्ज किया कि आप इस कमेटी को नहीं देना चाहते बिजनेस जी, कि आप कोई बिल पास करवाना चाहते हैं या आप कोई इशू किसी से हल करवाना चाहते हैं, तो फिर स्पीकर एक कमेटी बनाता है, उसकी स्पेशल कमेटी उसको कहते हैं। 10 बंदों के ऊपर, 8 बंदों के ऊपर वो सारा बिजनेस उसको चला जाता है जी। ये कमेटी नंबर 1, कमेटी नंबर 2 उससे करवाते हैं। आप देखें 370 के हाउस में, इलेक्टेड हाउस में, स्पीकर साहब को यह नहीं नजर आ रहा कि किस किस को मैंने इख्तियार दे के काम चलवाने। आप जवाब दें मियां जी। मियां साहब, मैं सबसे पहले तो जो मियां साहब ने NRO की बात की और उन्होंने खुद फरमाया कि वजीर आजम को इख्तियार है, ठीक है जी। और आज मैं मियां साहब पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि मैं आपसे जब पहले भी बैठे हैं तो मेरी हमेशा ये बात रही कि हमें पॉजिटिव जो है ना, जो मुल्क के लिए बेहतर है, हमें वो बात करनी चाहिए, अवाम को भी वही बात बतानी चाहिए।
देखें, आज जो खित्ते की सूरत हाल है, पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है, जिस तरह से इस वक्त इंडिया जो कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज अगर आप ये जो पीडीएम आप बना के निकले हैं, और मेरा ख्याल है कि नून लीग ने जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती है, जब तक आप इन लोगों से जो पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, जो कायदे आजम के खिलाफ रहे हैं, जिनके बाप दादा खिलाफ रहे हैं, जो आज आपकी स्टेज पे खड़े होके लाहौर में खड़े होके लाहौरियों की बेइज्जती करते हैं, कराची में खड़े होके कराची वालों की सिंधियों की बेइज्जती करते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की वो जो बाढ़ लगी उसको वो खाड़ दें, और वो बात करते हैं इस तरह से कि वो अफगानी शहरी लगते हैं। आज क्या आप इस वक्त जो आपने अभी जो पहले बात की, इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है कि हम हुकूमत का, आपको अपोजिशन को इस मामले में साथ दे के जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, जो इंडिया करने जा रहा है, जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जो आप दहशत गर्दी की दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो रहा है, जो इस वक्त वो असला का जो भरमार उन्होंने की हुई है, इंडिया खरीद रहा है, क्या इससे बेखबर है ये लोग? ये और वो हमारी स्टेज के ऊपर, मैं ये दुख से ये बात कर रहा हूं कि ये पीपल्स पार्टी को और नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये उन लोगों को अपने स्टेजों पे बिठा के उनसे बात करवा रहे हैं जिनके ना बड़ों ने इस मुल्क को माना था, ना इन्होंने माना है, ना आज तक वो मान रहे हैं। वो इस मुल्क के शहरी बन के रहे, शहर जो उनके राइट है वो उनकी बात करें। यहाँ पे इंडिया का बयानिया, आप इंडिया के चैनल्स उठा लें, फजलुर रहमान की तकरीरें निकाल लें, आप उनके चैनल सुन लें, उनके चैनल्स पे होने वाली बात को सुने और अचकजई की बात सुन लें, आपको पता चलेगा कि वो किन का बयानिया बोल रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं। खुदारा, अगर आज आपने ये एनआरओ की बात की है तो इस तरह से एनआरओ इस बात पे होना चाहिए, ना कि करप्शन पे, ना नैब पे। मैंने आपसे पहले ये बात कही कि वो होना चाहिए बिला तफरीक, मैं उस पर बिल्कुल जो है ना, क्योंकि मियाँ साहब मेरे नजदीक शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती से भी बड़ा जुर्म है, क्योंकि मैं नहीं मानता जो हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है, जो सियासत में अभी आपने बात की, जिस तरह आपने असम्बली की बात की, यहाँ पे दुख की बात है कि इस कौम ने आज तक एक बाप, बेटा, बेटी, नवासे, नवासियां, खानदान, भाई, भांजे, भतीजे, ये चल रही है सियासत। और आप तो खुद जो है ना, जहां से आप बात कर रहे हैं मुझे भी समझ आ रही है, आपके सामने भी वही है, आप भी, और हमें इससे निकल के अपनी आवाम को ये बताना है। अगर आज हमने कई सालों से ये काम किया होता तो आज हमारा ये कम अज कम जो इस वक्त हम जो बहस कर रहे हैं, जो स्टेजों पे हो रही है, जो बाकी जगह पे हो रही, ये ना होती, आज हम मिलकर मुल्क को आगे लेके जाने की बात कर रहे होते। बिल्कुल, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने का सिर्फ आखिरी 2 मिनट है। मियां तारिक साहब, आपकी तरफ होगा, आप वन लाइन सोल्यूशन आप क्या सजेस्ट करते हैं? इससे पहले मुझे बताइएगा, आपने अपने इलाके में जो डेवलपमेंट के हवाले से 6 मरतबा आप बतौर रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए हैं, जो इलाके में जो डेवलपमेंट के वो उसके बारे में बताइएगा। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गुजर रहा हूँ, किसी रोड के ऊपर खराब देखूं तो मैं इसका खुद नोटिस लेता रहूँ जी। मैंने लड़कियों को देखा है, इनका कॉलेज दूर है, सड़क के ऊपर खड़ी हैं, इन्हें जाने की मुश्किल है, ये जवान बेटियां हैं, माँ बाप इनको कैसे भेजते होंगे फौरी तौर पे वहाँ पे कॉलेज बनवाए। मुझे मेरा कुजा के साथ हल्का मिलता था, गुजरात के साथ पहले, और जो गांव था नागरा वाला, वहाँ से लोग आए, उन्होंने कहा हमारी बच्चियाँ फर्स्ट ईयर में दाखिल नहीं हो रही। मैंने वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर्स को कुजा फ़ोन किया, कहती है मियाँ साहब आप जैसा एमपीए हो इनको स्कूल बनवा दें। मैंने कहा आज दाखिले कर ले, नेक्स्ट ईयर इनका स्कूल, अगले साल उनका स्कूल बन गया। रोड वर्क इस तरह था, आज तो ये सूरत हाल है कि 4 पैच वर्क नहीं लगे। जो मेंटेनेंस का पैसा है वो किधर जा रहा है, मैं हैरान हूँ जी। देखिए मियाँ साहब को सारी बातों का इल्म नहीं, फील्ड का। आपका इस वक्त रोड वर्क पूरे पंजाब में तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसके लिए कि एक पैच वर्क नहीं लगेगा, एक सड़क टूट जाएगी। आप हेल्थ डिपार्टमेंट में इतने इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, वो जो मेरे डिंगा में हमने सिविल अस्पताल जो तहसील लेवल का अस्पताल है, उसमें कल मैं पूछ रहा था तो एक लेडी डॉक्टर है, वहां पे 50 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। यकीन जानिए हमारे दौर में फ्री लोगों को मेडिसिन मिलती थी, आज मेडिसिन की साइड के देखनी दवाइयां कितनी महंगी हो गई है, कोई कंट्रोल नहीं रहा। खुदा राइने चाहिए कि आज भी ये बातें करें, अपनी सोचिए कि हमने चलाना किस तरह। इनके पास जो नालायक किस्म की टीम है, वो टीम इस मुल्क का नुकसान हो रहा है। आज मेरा और मियाँ साहब को छोड़ दे,
आज पीटीआई, मुस्लिम लीग, नून सबको छोड़ दे। आज मुल्क का मफाद हमारे सामने होना चाहिए कि इस मुल्क का क्या बनेगा, गरीब अवाम का क्या बनेगा। अगर इनकी देख लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बुरी हालत है, एक गरीब मजलूम बेचारा पिस के रह जाता है, उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं मियां साहब को इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने अपने हलके के लिए जो किया है, और इसी वजह से 6 मरतबा ये MPA भी रहे। लेकिन मैं बिल्कुल इससे हमारी सोच बिल्कुल इससे डिफरेंट है। मैं समझता हूं कि MPA MNA का वो ये काम ही नहीं है। ठीक है, ये अदारे अगर मजबूत किए जाते, बल्दियात को मजबूत किया जाता और वहाँ से ये काम होता, ये उनके काम है। और ये बदकिस्मती ये है कि हमारा ये 85 के बाद एक सियासी रिश्वत के तौर पे ये काम किया गया, और ये बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरे हल्के में आ जाए आप, N123 में किसी दिन आप आए, आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे पिछले कई साल से इन्हीं की नुमाइंदे रहे हैं, अब भी इन्हीं के हैं। 3 मरतबा MNA MPA और सारे जो है ना वो कोई भी एक आध मरतबा कोई बमुश्किल से दरमियान में एक आध मरतबा पीपल्स पार्टी ने वहाँ से कोई सूबाई सीट जीती है। वहाँ पे हालत ये है कि पूरी की पूरी जो है ना एक गली बाजार उसका जो हाल है, वहाँ पे आप देखेंगे जैसे कोई हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब जैसे हम कर रहे हैं, कोशिश करने अपनी तरफ पे बिल्कुल उस पर काफी बेहतरी की है, और बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें वहां पे सामने आ रही हैं। सीवरेज का मियां साहब, हम निजाम पे करोड़ों रुपए के काम जो कागजों में हो चुके हैं लेकिन वहां पे नहीं हुए, वो सारा पैसा जो है ना वो खाया गया। सड़कों का भी इसी तरह, स्कूल डिस्पेंसरियों का जो हाल है वहां पे वो भी, और जो वासा का वहां सारा सिलसिला है वो आप आके देखें। मैं आपको एक एक जगह जाके दिखाऊंगा कि पिछले 20-25 साल के अंदर जो वहां का हशर किया गया है। मैं मियां साहब की बात में एक सबमिशन करना चाहता हूँ कि ये लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक ये GT रोड है, उसकी हालत देख रहे हैं। जो टैक्स ले रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? आप रोड टैक्स ले रहे हैं, आप टूल टैक्स से पैसे ले रहे हैं, वो किधर गए हैं? 2.5 साल में एक पैच वर्क नहीं लगाया। शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पार्लियामानी साल 2020, बल्कि साल 2020 का बिल्कुल ये इख्तिताम को होने वाला। लेकिन आवाम को बहुत सी तवक्कुआत है इस हुकूमत से। हालांकि 2.5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन इस हुकूमत को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की तब्दीली, सरकार को भी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब सिर्फ महंगाई पर कंट्रोल कर ले तो आवाम को अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए तो मेरे ख्याल से आवाम को कोई भी शिकायत नहीं होगी। इससे पहले जिन भी हुकूमतों ने हुकूमतें की हैं, सालों साल हुकूमत की है, लेकिन नई हुकूमत को भी वक्त देना चाहिए ताकि तब्दीली आ सके, लेकिन तब्दीली नज़र भी आनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
हम पाकिस्तानी बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ कोरोना आया, लेकिन इतनी सख्त लहर नहीं आई जैसे इंडिया में आई, जैसे यूरोप में आई, जैसे अमेरिका में आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना टल गया है, ये कोरोना फिर से आ सकता है। हमें चाहिए एहतियात करें, ख्याल रखें, और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो हम में से बेआसरा हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं। हम सबको चाहिए कि उनकी मदद करें, और अगर कोई कोरोना का शिकार हो जाए तो उसको बेआसरा नहीं छोड़ना, उसका हौसला भी बढ़ाना है। अपने SOPs का ख्याल रखकर उसका ख्याल भी रखना है। आप भी बचें और उसको भी हौसला दें। ये ना हो कि वो तन्हाई या मायूसी का शिकार हो जाए। कई ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो मायूसी का शिकार हो गए। हमें सबको हौसला देना है। आप हौसला देंगे तो शायद ये बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाए। महदूद रहें, महफूज रहें। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के